नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं आए लोग ऐसा। बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए अगर नहीं आ रहे तो। एनीवे, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल की लिंकिंग देख लेते हैं, ठीक है? और फिर उसी पे अपन पैरामीटर सॉल्व कर लेंगे। एसक्यूएल में सब आइटम आपका मेरे साथ है ही ऑलरेडी, ठीक है? तो एसक्यूएल हमको बेस लेवल पे तो पता ही है ना। एसक्यूएल के लिए अगर आपके पास लोकल सर्वर बना हुआ है तो आपको सर्वर नेम इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगेगा। अगर एक एक्सटर्नल सर्वर, तो सर्वर नेम के साथ क्रेडेंशियल्स भी होंगे, ठीक है? वेब डिप्लॉयड सर्वर है तो यहाँ से इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अब ये डायलॉग बॉक्स आपसे सर्वर नेम मांग रहा है, ठीक है? और सर्वर नेम से इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी पे सेकंड ऑप्शन पे आता है। इसको जैसे आप ओके करोगे, आपको लोकल सर्वर से लिंक करने की कोशिश करेगा। इट इज एक्सपेक्टिंग अ लोकल सर्वर, अगर आपके सिस्टम में है तो ये कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। और आपको लिस्ट में दे देगा आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है? नाउ दीज डेटाबेसेस आर एज गुड एज योर डायरेक्ट टेबल्स, ठीक है? ये आपके फंक्शंस हैं। ये दो फंक्शंस बने हुए थे, तो फंक्शंस आप साथ में इंपोर्ट कर सकते हो यूज करने के लिए एसक्यूएल के। एसक्यूएल के फंक्शन सब बनाएंगे अभी। फिर वो ऑल राइट। तो दीज थ्री टेबल्स इफ यू हैव टू इंपोर्ट। अब यहाँ पे आपको वो कॉलम्स एक्सेट्रा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एसक्यूएल टेबल्स हैं, तो आपके हेडर्स एक्सेट्रा सब ऑटोमेटिकली मैप्ड आते हैं। यू कैन डायरेक्टली लोड द डेटा। हुआ है नहीं? ठीक है, तो आप अपना सारा डेटा लोड कर चुके हो। You are late. Okay, started. Yes, sir. हाँ, ठीक है। ठीक है। Now, once you have imported the data, this after importing it is as good as your normal data. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप नॉर्मली एक्सेल से इंपोर्ट करते हो, आप यहाँ पे सेम तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो। अभी हमने डायरेक्ट टेबल लिया है पूरा, ठीक है? हम क्वेरी वाला भी देखेंगे। लेट्स से गेट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट एंड इट विल आस्क फॉर सेम डिटेल्स, ठीक है? ये मेरा डेटा सर्वर था। डायरेक्ट क्वेरी पे यू कैन राइट योर फुल क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी के लिए आपका, अगर आप इधर लिख रहे हो एसक्यूएल स्टेटमेंट, तो आपका डेटाबेस चाहिए होगा इसका, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, सो एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
वेरी गुड। एनीवे, जैसे ये 3091 का डेटाबेस ओपन करा एंड यहाँ पे नाम डाल के छोड़ देते हैं। लेट्स से वी राइट दिस। ठीक है, इस पूरी क्वेरी को एज इट इज लिख के हम यहाँ पे डाल देते हैं। फाइन, ठीक है। ये आपका आउटपुट है सीन। हाँ, बहुत हद तक सीटीज को डालने में थोड़ा इशू करता है ये। जहाँ पे आपके सिंगल अपॉस्ट्रोफीज यूज होते हैं वो इसको ओवरलैप करता है। उसका तरीका ये है कि व्यू बना के उसमें रख दो और व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट स्टार कर दो। व्यू में डाल दो। ठीक है, व्यू में जिस तरीके से आप बना रहे हो सारा। ठीक है। और उसको यहाँ पे आज सिलेक्ट व्यू कॉल कर लो। क्वेरी कैसे बनोगी? डेटा फिजिकली यहाँ पे आ जाएगा और ये डेटा एसक्यूएल को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो आउटपुट है वो यहाँ पे फिजिकली डेटा एज टेबल बन जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर आपने एसक्यूएल क्वेरी यूज करी है, जब आप रिफ्रेश करते रिफ्रेश साइकिल सेट करते हो तो वो क्वेरी रीरन होती है डेटाबेस से। डेटाबेस में चेंज हो तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर वो सर्विसेज से आपको रिफ्रेश सेट करना पड़ता है। ये आपका डेवलपर मोड है। ठीक है, यहाँ तो आप कर ही सकते हो ऑफकोर्स। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने पब्लिश कर दिया तो वहाँ के लिए। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्वेरी वन का आउटपुट है, नॉट इन द इम्पोर्ट मोड। ओके, तो अगर इसका आउटपुट अपन देख रहे हैं तो ये सेम आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन लिंक एसक्यूएल। कैन राइट क्वेरी। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे क्वेरी की, उतना इम्पोर्ट टाइम थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि रन होगी। और इसके बाद कौन आपके पास क्वेरी है वो भेज दो। सर वो एसक्यूएल क्वेरी वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में। अभी वापस से करेंगे क्वेरी। ये जी। निफ्टी वाले डेटा पे जो आपने बनाई है सुनील, निफ्टी वाले डेटा पे बनाई है आपने? हाँ, ठीक है। हम पहले रन करके चेक करूंगा ये मैं।
Let's मुझे अपनी क्वेरी टेस्ट कर दिया। हाँ ये इशू कर सकता है। मुझे लगे हुए हैं। गुड पावरफुल सिस्टम्स। नहीं इसको वापस करते हैं थोड़ी देर बाद। वो तक आगे चलते हैं। सेकेंड इज पैरामीटर्स जो हमें सेट करने थे। दो तरह के पैरामीटर्स, एक फील्ड्स एक न्यूमेरिक रेंज वाले। पहले फील्ड्स वाले देखते हैं। ये नाम दे रहा हूँ। इसमें लेट्स से हम सेटिंग कैटेगरी, रीजन, सेगमेंट, ये मैंने तीन सेट कर दिए। ठीक है। मैं क्रिएट अ पैरामीटर। ये क्या करेगा? ये मेरे पे एक स्लाइसर दे देगा साथ में, और सिलेक्शंस दे देगा। ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू है, सिर्फ इसी यहाँ पे एक नया टेबल टाइप का आउटपुट बना हुआ है पैरामीटर के लिए। सो इन दिस क्लस्टर्ड बार, अब इसमें सेम कॉलम्स आपके ऑर्डर से आ रहे हैं, सो आई ड्रॉप कॉलम्स हियर। ठीक है, एक्स एक्सिस में कॉलम सिलेक्शन का ड्रॉप करा है मैंने, एंड वाई एक्सिस में ऑर्डर्स टेबल से आई कैन ड्रॉप इन प्रॉफिट। ठीक है। तो ये भी कैटेगरी बाय कैटेगरी प्रॉफिट बता रहा है। दिस इज चेंज, दिस कैन बी चेंज। आपने कैटेगरी लिया, अगर आप रीजन लेते हो तो ये रीजन को प्लॉट कर देगा, रीजन वाइज प्रॉफिट। सो बेसिकली आप एक चार्ट की हेल्प से, एक स्लाइसर की हेल्प से मल्टीपल चार्ट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, विच विल सेव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू। अगर इस टाइप के तीन चार ऑप्शंस टाइप के हैं, तो आपने उसको एक पैरामीटर में बना के उसका ही स्लाइसर दे दिया। ये स्पेस सेविंग है। ठीक है। टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, देखो पावर बीआई में जितना भी टाइम लगता है वो डेटा लोड होने का टाइम लगता है। उसके बाद तो पावर बीआई की स्पीड भी डिसेंट ही है रिफ्लेक्ट करने की। तो जितना डेटा हैवी होगा उतना लोड टाइम ज्यादा होगा। हाँ, दोनों बना दो। एक में सेल्स प्रॉफिट ही ले लिया। ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन। नहीं, यहाँ पे अपन दूसरा पैरामीटर लेते हैं ना, जैसे प्रॉफिट
पे क्वांटिटी एक बना देते हैं, ठीक है। इस टेबल में इंस्टेड ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, हम्म, I think I'm missing that should be पहले तो कुछ नहीं करा। तो जब पैरामीटर बनाते तब न्यूमेरिक सेलेक्ट नहीं करना। नहीं, तब फील्ड्स दे रहा हूँ, फील्ड्स के अंदर की वैल्यू बन जाएगी। न्यूमेरिक में तो फिर वो बनेंगे आपके सीरीज वाले, तो अपन फील्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेजर बना के देख लेते हैं। इसी वाले पे अगर अपन को और ऐड करना है, मेजर और ले लेते हैं। इसका इम्पैक्ट पूरे पड़ेगा पर्टिकुलर अपने ऐसी विजुअल में यूज करा है ना, तो वहीं पे सबका इम्पैक्ट करेगा ऐसे। हाँ, ये वॉलेस टेक्सचर्स नहीं है। एक दो कॉम्बिनेशन में और ट्राई कर लो।
क्योंकि डाउट सिंपल है। सेकेंड अपन न्यूमेरिक पैरामीटर्स पे ट्राई मारते हैं। सर ये वैल्यू सिलेक्शन वाला इसके वाई एक्सिस में वर्क नहीं कर रहा। वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा था, वो कंप्यूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मेजर बना के करा। हाँ जी, क्वेरी नहीं ले रहा, एरर क्या दिया? अभी सामने देखिएगा, उसको नेक्स्ट जाओ, बिल्कुल लोड हो गया, तो फिर ठीक है। सबसे ज्यादा चैलेंजेस लोड होने में ही होता है उसके। वो आउटपुट दिखा देता है, फिर लोड नहीं करता। हाँ, एक बार लोड हो जाए तो टेबल तो दिखा देता है वो, हर बार लोड करने में इशू करता है, ब्रेक हो जाती है वो। ठीक है। न्यूमेरिक पैरामीटर बनाते हैं। ठीक है, सो मैं एक यूज केस लेके बना रहा हूँ। एक टॉप एन नाम का पैरामीटर बनाया। जैसे एक पैरामीटर बनाऊंगा, मेरे को स्लाइसर के साथ एक इनपुट दे देता है कि यू कैन इनपुट अ वैल्यू, एंड ये वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली आपकी आउटपुट में आती है। जैसे एक मैं कार्ड बनाता हूँ,
this card I'm putting this top in value dot value. ये जो top in ये series है, if you look at this, go to data, यहाँ पे आपका top in वाली series है, 1 से लेकर 20, 0 से 20 तक की सीरीज बनी है। मैंने 0 से 20 तक डिफाइन करा हुआ था, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दी थी, तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं आई। 0 से 20 बन था, इंक्रीमेंट 1 का। सो इस वाले पे टॉप वैल्यू वैल्यू ब्लैंक है अभी। लेट्स से आई गिव 10। आ गई एरर? क्या एरर दिया? हाँ, अब वो रुलाएगा बहुत। वो इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर वही है, अपॉस्ट्रोफी है। हाँ, वो बहुत रुलाता है। मैं सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ। हम्म। नहीं सॉल्व करता, बहुत ट्राई मारा मैंने। 3-4 घंटे खराब कर चुका हूँ, कुछ नहीं मिला। कुछ मिल जाए तो मुझे ही बता देना प्लीज। Anyway, so whatever value you enter here, you are able to see that value correspondingly. So 15 भी 15 पे चेंज होगी। अब इसको अपन कैसे यूज करने वाले हैं? होपफुली कोई एरर नहीं देगा। ये जो सर जैसे सिंटेक्स आप लिखते हैं ये सब भी याद करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, एसक्यूएल का सिंटेक्स याद नहीं करते क्या आप? वही है, इतने बड़े बड़े सिंटेक्स हैं। यार ये तो बहुत छोटा था, प्लीज प्लीज। लेकिन इससे पहले तो पैराग्राफ लिखे थे ना। वो नहीं याद करने पड़ेंगे, वो आप बनवा लोगे, मतलब आधा अधूरा बनवा लोगे, फिर खुद सॉल्व कर लोगे, ऐसा। So let's say I'm putting this total sales and रैंकिंग जैसे वर्क करा रहा हूँ। हाँ, अब मेरे को इस पैरामीटर के बेसिस पे इसको फिल्टर आउट मारना है, ठीक है। सो दैट इट्स यूजर फ्लेक्सिबल, उसको कितना चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के करना पड़ता है। नाउ विल डू इज आई क्रिएट अनदर मेजर। क्योंकि एक और मेजर बनाया मैंने यहाँ पे टोकन वैल्यू टाइप का, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करके दे रहा है। अब मेरे को ये दोनों रैंक और एक्सेट्रा ये सब नहीं चाहिए। सो अब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ आई राइट 10 तो मेरे को 10 आउटपुट देगा, इफ आई राइट 15 15 आउटपुट देगा। सुनो, ठीक है, दिस इज वन यूज केस ऑफ कोर्स। हाँ, आप बढ़ा सकते हो उसको सीरीज बढ़ा सकते हो। मैं तो सैंपल लिया था। सर एक बार ये जो टोकन आपने क्रिएट किया है एक बार ये दोबारा बता दो। तो मॉडलिंग में न्यूमेरिक रेंज, ठीक है। इधर नाम दे दो, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, इंक्रीमेंटल एंड क्या डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये पैरामीटर क्रिएट कर देगा यहाँ पे। डिफॉल्ट में क्या वैल्यू देंगे सर मतलब? डिफॉल्ट में अगर आपको, जैसे अभी यहाँ पे ब्लैंक नल आ रहा है, अगर आप डिफॉल्ट दोगे तो वहाँ पे वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अच्छा, आप जो ओवरराइट करोगे ओवरराइट काउंट होगा।
ठीक है। देन मैंने रैंकिंग बनाई थी स्टेट्स को रैंक करने के लिए। देन हमने टॉप एन स्टेट्स बनाया था ताकि मैं लिमिटेड। इसको बनाने का सिर्फ रीजन ये था कि जब बाकी सारी वैल्यूज होगी वो नल करने के लिए, ब्लैंक करने के लिए, ताकि मैं यूज कर सकूँ। टेक 3-5 मिनट्स बना के एक बार देख लो पैरामीटर्स। न्यूमेरिक पैरामीटर्स बनाने के लिए। सर डेक्स दिखाना रैंक स्टेट का। ये वाला। नहीं सर, इससे पहले वाला। रैंक स्टेट्स। सर यहाँ पे जो आपने ऑल का यूज किया है ये सारी वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है ना। ऑल फॉर स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टेट्स कॉलम की सारी वैल्यू कंसिडर करेगा। अगर मैं ऑल सिर्फ ऑर्डर्स लिख दूंगा तो वो सारे कॉलम्स की वैल्यूज का यूनिक कॉम्बिनेशन बना के फिर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी सिर्फ मैं ओके। स्टेट कॉलम पर रैंकिंग लगा रहा हूँ। ठीक है सर। न्यूमेरिक पैरामीटर में भी टैक्स ही बना रहे हैं। नहीं, पैरामीटर्स का तो टैक्स बनेगा ही बनेगा।
तो बाई डिफॉल्ट ही बन गया। जनरेट सीरीज उसको हम सिंपल भी बना सकते हैं बिना ऊपर से करें। हाँ, इटरेशन फंक्शन हमेशा मेजर भी बनते हैं। इटरेटिव फंक्शंस कॉलम बना के फायदा नहीं है, ये तो वैसे भी रो लेवल सॉल्व करेगा, क्या फायदा। रो लेवल सॉल्व करके उसको एग्रीगेट करते हैं कौन सा ये इटरेशन। रो लेवल सॉल्व करके उसको aggregate। इटरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड? आइटरेटिव इटरेटिव। आइटरेटिव इटरेटिव इटरेशन भी क्या? इटरेश मतलब वो ये नाउन प्रोनाउन वर्ब हाँ उसका वो डिफरेंस है। इटरेशन इज अ प्रोसेस। सर यहाँ पे सम ऑफ सेल्स क्यों किया लाइन नंबर 4 में? ये वाला मेरा मेजर है टोटल सेल्स वाला। कैलकुलेट टोटल सेल्स के अंदर सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है मैंने। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ सेल्स यूज कर देते हैं तो 1 1 रैंक दे रहा है सब। नहीं हो नहीं सकता, या तो फिर आपने कैलकुलेट बंद नहीं करा ढंग से। तो अगर कैलकुलेट यूज ना करके सीधा सम ऑफ सेल्स करते हैं अगर वो भी नहीं तो मेजर है। कैलकुलेट कर पाएगा। सम ऑफ सेल्स तो आप सम ऑफ सेल्स कर रहे हो, पर आपको रैंक डालने के पहले सम ऑफ सेल्स करना पड़ेगा स्टेट्स पे, तो उसको आपको कैलकुलेट के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो वन वन दे देगा सब पे। तो ओपन स्टेज वाला और ये रैंक स्टेट्स वाला फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर करें। करो। एक बार यूज आर्ग्यूमेंट्स मैंने कहीं तो कर दिए क्या। इसको यूज करके देख लो आप। ओके सर। हम्म, टॉप एंड स्टेज से बनेगा।
फिर एक बार ये इफ वाला फॉर्मूला, जैसे अगर मेरी जो वैल्यू पैरामीटर में इनपुट करा रहा हूँ, हम्म। अगर उसकी वैल्यू रैंकिंग से ज्यादा है, तो जो समेशन टोटल ऑफ सेल्स है, तो ये तो टेक्निकली तो उसकी सेल्स नहीं देनी चाहिए जो रैंक से ऊपर आ रहे हैं। हाँ, तभी तो वो होगा। हमको तो फर्स्ट 10 चाहिए, ये इसमें तो फर्स्ट 10 आ रहा है। नहीं समझे, वापस बोलो। जैसे फॉर्मूला तो अभी यहाँ पे हमको फर्स्ट 10 स्टेट्स चाहिए, राइट, हाँ, डिक्रीजिंग में। तो अगर हम फॉर्मूला रीड करें तो वो मुझे रैंक इज ग्रेटर देन, पैरामीटर इज ग्रेटर देन रैंक स्टेट, यानी कि तो सपोज अगर मैं 10 दे रहा हूँ यहाँ पे, शुड तो बी जिसकी ग्रेटर भी देन द रैंक, रैंकिंग। क्योंकि एक बार रैंक वाला दिखाना, अपने असेंडिंग किया डिसेंडिंग। मैंने डिसेंडिंग लिखा रैंक में। तो मतलब जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी रैंक 1 हो जाएगी। हाँ, तो तभी तो। अगर वो वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा दें, हाँ इफ वाला, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर मैं 10 में वैल्यू दे रहा हूँ, तो हाँ, जितनों की रैंक 10 से ज्यादा है। 10 से कम है ना। 10 शुड बी ग्रेटर देन द रैंक। ओके गुड। जितनों की रैंक 10 या उससे कम है, उसके लिए करस्पॉन्डिंगली सेल्स दे दो, अदरवाइज कुछ मत दो। वो इक्वल टू कर लेना वो। ठीक है, 10 से कम। कैलकुलेट के साथ लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल सेल्स जो मैंने मेजर लिखा है, इसकी जगह सम ऑफ सेल्स लिख दो। एक फुल टेबल ले लिया मैंने। फुल टेबल नीचे सेल्स को रन। सर ये लास्ट थिंग, ये फिल्टर कैसे किया उन 10, लाइक अभी तो जो डेटा है उसमें तो सारी स्टेट्स आ रही, बट जिसमें जो क्राइटेरिया के अंदर आ रही है उनके लिए पॉपुलेट हो रहा है, जिनके लिए नहीं हो रहा उसके लिए ना। 2 मिनट यार, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता ओके। हूँ। Ten says flip जो अपन। हाँ जी, व्हाट आर यू सेइंग? हो गया सर, वो फिल्टर आउट करना था ठीक है। तो। ठीक है, यहाँ तक ऑल कोड। डीकम्पोजिशन ट्री देखें एक बार। अच्छा यूज कैसे डीकम्पोजिशन ट्री, मतलब। हायरार्की के बेसिस पे होगा ना सर इसमें तो। यार हायरार्की जरूरी नहीं है। आप डीकम्पोजिशन ट्री किसी भी तरीके से वैल्यूज को आगे डीकम्पोज कर सकते हो। आई शो यू हाउ। लेट्स से मेरे को टोटल सेल्स एनालाइज करना है। ठीक है।
So this is my sum of sales, ये बनना चालू है. Now the first level of analysis I want to do is on a category basis. तो इसको अब मैं ओपन करूंगा कैटेगरी पे, तो तीनों कैटेगरी में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. Second level of analysis I want to do is let's say on a region basis. ठीक है. तो ये अब रीजन के लिए ओपन होना चाहिए. आपसे पूछ लेगा सम ऑफ सेल्स के रीजन लेवल पे आ जाएगा ये. आप हाई वैल्यू पे अगर क्लिक करोगे तो हाई वैल्यू आपकी डॉटेड बताएगा ये, बाकी आपका नॉर्मल बनाएगा. ठीक है. जैसे आपको ये बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको मिल जाएगा. बेसिकली आपको जैसे स्प्लिट कर करके ओपन करके ड्रिल करना है डिटेल में, तो उसके काम का आएगा, ड्रिलिंग थ्रू के काम में आएगा मेजरली. इसके बाद लेट्स से आपको सेगमेंट्स चाहिए, तो आपने थर्ड लेवल सेगमेंट डाल दिया. अब ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, मेरा बीच में गायब हो गया क्या? अच्छा, दिस इज रीजन. रीजन से वेस्ट को हाई वैल्यू लो वैल्यू हाईलाइट करके आई कैन कीप, एंड इसका ऑफ कोर्स मैं कितने भी लेवल तक जा सकता हूँ. ये डॉटेड लाइन उसके बेसिस पर है, मैं हाई वैल्यू पे तो आपको अलग से हाईलाइट करता रहेगा कि ये आपकी हाई वैल्यू सिलेक्शन है. ठीक है. और अगर आप कुछ भी ऐसा सिलेक्ट नहीं करते हो, सही, लेट्स से अपन यहाँ से हटा देते हैं. अगर अब मैं सिंपल सेगमेंट करूंगा तो डॉटेड लाइन नहीं बनाएगा, सबके लिए ओपन छोड़ देगा. कनेक्शंस बना रहा है, देखो अब देखो देखो तो बहुत लाइट ग्रे लाइन है वहां पे, है. आप बना के देखो आपको दिखेगी. ठीक है. बहुत लाइट ग्रे लाइन है. हाँ, बस कुछ फोकस एरिया में नहीं है क्योंकि अपन ने कोई हाई वैल्यू कुछ सिलेक्ट नहीं करा. सिर्फ यही है कि ड्रिल थ्रू के काम आएगा, कितना ड्रिल करना है आपको. तो फिर इसके लेवल्स कोई एंड नहीं है. एज लॉन्ग एज डेटा इज मैप प्रॉपरली, आप उसको ड्रिल कर सकते हो जितना करना चाहो. हाँ, दैट इज ट्रू. आप क्या एनालाइज कर रहे हो तो वैल्यू आपकी जाएगी. अब मतलब आई कैन चूज टू ऐड स्टेट्स हियर, बट देन व्हाट्स द पॉइंट. ये आपका ठीक है. इस रीजन की, कंज्यूमर की, ये सेल्स स्टेट्स है सारे. ऐसा आप कितना भी डिलीवर कर सकते हो. हाँ जी. सर इसका यूज केस क्या डिफाइन करेंगे, मतलब अगर कोई यूज पूछता है केस तो? ये है कि ड्रिल थ्रू करना है आपको, कि जितना आपको ड्रिल करना है, डेटा आपको कितने लेवल्स तक ब्रेक करना है, उसी यूज केस पे है. तो जैसे कि एक्सप्लेन बाय जो है, हाँ, इसमें सारे डाल दो आप हाँ. डायमेंशंस, तो उसके वो बाद next आप सम ऑफ सेल्स वहां रखो, उसके बाद जो भी नीड हो उस हिसाब से आगे ओपन करते रहो उसको. कितने भी लेवल तक आप ओपन कर सकते हो. मेजर ड्रिल थ्रू का ही कंसेप्ट. हाँ, एनालाइज में आप सम ऑफ सेल्स की जगह टोटल सेल्स डाल दो, मेजर्स डाल दो उठा के. जैसे मेरे को प्रॉफिट पे करना है, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट का एनालिसिस हो गया पूरा. सर मैं एक्सप्लेन बाय में पैरामीटर्स भी डाल सकते जैसे अब अभी अपन ने वो लिया था, कहाँ गया अपना, ये कौन सा चार्ट था सर? ये क्वेरी वन का जो, नहीं कौन सा था, नहीं यार वो बनाए थे ना अपन ने. हैं फर्स्ट पे सर. कोलन सिलेक्शन नहीं, कॉलम सिलेक्शन वाला नहीं था. वो था, हाँ, पैरामीटर टू बनाया था ना अपन ने. ये पैरामीटर टू डाल देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे एक स्लाइसर और ले लेते हैं, इसमें आप पैरामीटर टू ड्रॉप कर दो. ठीक है. तो अभी मैं टोटल प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं टोटल सेल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ. मेक सेंस? नहीं, या आपको अगर याद हो अपन ने एक वो बनाया था मेजर्स वाला यूज करके, उसको मैंने एक स्लाइसर में दिया,
और उसी का जो पैरामीटर मेरा बना हुआ है वो मैंने इधर एनालाइज के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो वो चेंज करता रहेगा। सही लगी। हाँ, बाकी फील्ड्स पर अगर कोई लगेगा फिल्टर तो इम्पैक्ट कर देगी। सभी कॉलम सिलेक्शन अगर मैं एक्सप्लेन बाय में डालता हूँ, ठीक है, और कॉलम सिलेक्शन का ही एक और स्लाइसर ओपन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये कैटेगरी पे नेक्स्ट मेरा यहाँ पे कैटेगरी ओपन होना चाहिए। सेकेंड लेवल इससे मैं रीजन लेता हूँ, तो अब मेरा यहाँ पे रीजन भी ओपन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। And third, if I get segment, so I can open segment also. But as you can see, our Power BI, चल जा भाई। अरे यार क्या बताएं, ये देख लो, एक पैरामीटर ओपन नहीं कर पा रहा है ये। सेकेंड लेवल ओपन कर लिया, थर्ड लेवल ओपन ही नहीं कर पा रहा पैरामीटर। जो वो सिंगल अपॉस्ट्रोफी वाला एरर है, वो पावर बीआई कम्युनिटी में ऑलरेडी 2.5 साल से एरर चल रहा है, रिजोल्यूशन नहीं निकला। बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं जो पावर बीआई कम्युनिटी में लोग डाल डाल के थक चुके हैं, और माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि उनके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है सॉल्व करने के लिए, तो ये बाद में आएंगे। सॉल्व भी करते हैं, सिवती बहुत सारे एरर्स उनने सॉल्व करे कम्युनिटी से देख के। और अब देखो, मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव समझो माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उनने पावर बीआई के इवोल्यूशन का 5 साल का प्लान बना के रखा होगा कि हमें ये चीज इंप्रूव करनी है, एडिशनल फीचर लाने, एक्सेट्रा ऑल दिस। अब उसमें एरर्स आते हैं, ठीक है, तो वही प्रोडक्ट पाइपलाइन में ही एक एक ब्रांच और जुड़ जाएगी एरर सॉल्व करने की। अब या तो आप बोल दो कि मेरे पास रिसोर्सेज अबांडेंट है, कि मेरे पास अनलिमिटेड डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे हैं, तो एक दो बग और सॉल्व करना कोई चैलेंज की बात नहीं है। बट डेवलपर्स उतने ही है, तो उनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन या तो इम्पैक्ट हो जाएगी कि मेरा फीचर जो इस महीने निकलना था वो अगले महीने निकलेगा, कि बग सॉल्व करो। तो वो कॉल लेते हैं कि बग को अभी डालना चाहिए, कि बग को बाद में करेंगे। अब ये एज पर देम कुछ मेजर बग नहीं है उनके लिए, मैंने कहा जब हमको टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। है, काफी है। आई एम विद यू, जस्ट दैट में भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ढाई से कंसेप्ट खत्म, बट हाँ बहुत कम हो जाएंगे डैक्स। डैक्स मतलब एसक्यूएल में आपके से एक चीज है कि आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे समझ आता है, डैक्स में कुछ समझ नहीं आता। डैक्स मतलब कोई भी फंक्शन किसी के अंदर नेस्ट हो जाएगा, कहीं से भी वो सॉल्व हो जाएगा, वो कुछ समझ नहीं आता। बस उसको पावर बीआई समझ सकता है। एनीवे यहाँ तक ठीक है। डिकम्पोजिशन टॉपिक्स में अपन और कुछ मिस कर रहे थे जो अपन ने डिस्कस करे थे। ड्रिल थ्रू, ऑल राइट, so I'll create a table। एक और टेबल बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे ड्रिल थ्रू फील्ड्स के लिए आई एम गोइंग टू पुट कैटेगरी। दिस इज माय सब टेबल या सब पेज, दिस इज माय मेन पेज। जब मैं ड्रिल थ्रू में ऐड करता हूँ सब पेज के लिए, मेरे मेन पेज वाले पे सेम लिंकिंग पे मेरे को ड्रिल थ्रू का ऑप्शन मिलता है।
जब मैं वैल्यू पर राइट क्लिक करूंगा। अगर मैं ऑफिस सप्लाईज पे ड्रिल थ्रू करके जा रहा हूँ तो जो यहाँ पे आउटपुट होगा वो ऑफिस सप्लाईज पे ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक टेम्परेरी फिल्टर जैसे काम करेगा। एंड आई कैन डू अ कंट्रोल इन बैक टू कम बैक हियर। मैं टेक्नोलॉजी पे ड्रिल थ्रू करूंगा तो टेक्नोलॉजी का पेज खुलेगा सर। So it's more like, huh? Page navigation hyperlink with a filter. ऐसे आप ड्रिल थ्रू में कितनी भी फील्ड ऐड कर सकते हो, उनके अलग अलग पेजेस बना के छोड़ सकते हो, वो आप देख सकते हो बीटा। तो खाली डेवलपर के लिए ही है। नहीं, आप सर्विसेज में भी चलेगा। सर्विसेज में भी काम कर सकते हो, पब्लिश करके काम करेगा ये पूरा। वेब वाले पे पूरे पे सी इनको माइक्रो सर्विसेज जैसे समझो। जैसे आपका पावर क्वेरी एडिटर और पावर क्वेरी इज अ टूल इन इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली पिवट और पावर पिवट इज अ टूल इन इटसेल्फ। ठीक है, अब इनने क्या करा, एक एप्लीकेशन बनाई पावर बीआई की, उसमें पावर क्वेरी को मर्ज कर दिया, पावर पिवट को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो पावर बीआई uses the tool of Power Query to edit data and import it into Power BI। ठीक है, पावर क्वेरी कोई पावर बीआई का पार्ट नहीं है, वो एक माइक्रो सर्विस है जो पावर बीआई ने एक्सटर्नली यूज करी और इनने लिंक करके रखा हुआ है। ये सारा मतलब दिस कंसेप्ट स्टार्टेड अराउंड 8 to 10 years बैक, जब एवरीथिंग स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर एप्लीकेशंस। The Power Query in itself is an application which is termed as a service। सिमिलरली आपका पिवट हो गया, ऐसे 3-4 सर्विसेज इन्हें पावर बीआई में इंपोर्ट करिए। आपके पास एक्सेल के नए वर्जन में भी गेट डेटा है, अगर आप देखें वो सेम क्वेरी एडिटर को ही यूज कर रहा है। अगर आप उसको ओपन करोगे तो सेम चीज ही है। हाँ, अब उस पर आते हैं अपन। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज जो अपन बोलते हैं विच इज वेब वाला सर्विस। पावर बीआई सर्विसेज हेल्प्स यू ओनली डिप्लॉय योर डैशबोर्ड। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि डैशबोर्ड आपको इसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा फिर सर्विस यूज करके डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप डैशबोर्ड उनका वेब वाला पूरा पावर बीआई यूज करके भी बना सकते हो, जिसमें वहीं पे ही सर्विसेज एनेबल्ड होगी, आपको एज ए टूल मिलेगा। आपने वहीं पर डैशबोर्ड बनाया, वहीं से लिंकिंग करी और वहीं से आपने पब्लिश भी कर दिया, तो आपको ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना लेते हो तो आप उसको अपने वेब बेस्ड वाले पे इंपोर्ट कर सकते हो। एज अ डेवलपर अगर आप लेके जाओगे तो वो इस तरीके से इंपोर्ट होगा कि आपने वहीं पर डेवलप करा है पूरा, वेब बेस्ड टूल पे पूरा। ठीक है, तो सारी लिंकिंग आपकी सब कुछ वहीं चलेगी। अदरवाइज इट्स एन एक्सटर्नल लिंक। मान लो आपने एक्सेल अपने डेस्कटॉप से इंपोर्ट करी है, तो वो एक्सेल का लिंक आपके उसके उसमें भी रहेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आपको उसी डेस्कटॉप से रिफ्रेश कराना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपने डेस्क हाँ, तो वो दिक्कत है। तो जब भी आप पब्लिशिंग पे जाते हो ना, ऑलवेज ना वेब वेब डिप्लॉयड टूल। एंड जो लिंकिंग होती है, या तो वो फाइल भी आपकी सर्वर पे कहीं होती है जिस पे आप डायरेक्टली लिंक कर सको, या एसक्यूएल सर्वर टाइप होता है जो डेटाबेस को डायरेक्टली रीड कर सको। लोकल सर्वर्स, लोकल फाइल्स, लोकल लोकेशंस वाला रिफ्रेश करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ड्रिल थ्रू इजी है। यस, आपको सेव एंड सिंक करना पड़ेगा तब आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा, अदरवाइज नेमिंग तो नहीं। आपका जो आप डैशबोर्ड वहां से सिंक करोगे, वो सिंक में आपके एक लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपने जब यहाँ से करा, जब आपने अपलोड करा तो वो बन गया। अगर आप यहाँ से अपडेट करोगे तो वो वहाँ पे पूछ लेगा फाइल नॉट फाउंड, अपडेट द नेम, या वो सिलेक्ट द अपडेटेड फाइल वाला पूछ ले। आप जो आपने पब्लिश कर दिया है, आप उसको रिफ्रेश पे अगर लेके जाओगे, नहीं वो दूसरा पब्लिश कर रहे हो सर। आप आपको वही वाला वहां से वेब सर्विसेज से ओपन करके सिंक करना पड़ेगा।
तो आपका करंट डैशबोर्ड सिंक होगा। अगर आप यहीं से डेस्कटॉप से वापस पब्लिश करने जा रहे हो तो आप सेकंड पब्लिश कर रहे हो फिर। नॉट नॉट एज लाइव एज यू थिंक कि बस यहाँ पे करते रहे वहां पे बिल्कुल होता रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। एंड एवरी रिफ्रेश इज अ कॉस्ट। ठीक है, सर्विसेज में तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, जनरली मैंने फ्रीक्वेंसी देखी 24 आवर की, कि दिन में एक बार रिफ्रेश कर दो ठीक है। हमारे पास एक क्लाइंट आया था, उसने कहा था हमको और 5 मिनट में रिफ्रेश चाहिए। तो फिर हमने उनको बता दिया था कॉस्ट कि भाई माइक्रोसॉफ्ट इतना पैसा मांगता है। क्या? आप और कस्टमाइज कर सकते हो उसको। हाँ, देयर शुड बी ऑप्शंस। एंटरप्राइज एडिशंस में तो थे ऑप्शंस, आई रिमेम्बर। मेरे पास एंटरप्राइज एडिशन था कंपनी वाला, सो दैट इज लाइक फर्म लेवल पे हमारे कॉमन पावर बीआई चलता है और उसको सारे इसके फीचर्स चलते हैं। तो उसको हमने कस्टम दिया हुआ था कि वो हिट मारता रहेगा, बट वो इतना कॉस्टली हो रहा था रिफ्रेश सेट करने के लिए, हमने क्लाइंट साइड को पास कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा करो दिन में 2 बार कर दो। 5 था कि 15 था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, हो सकता है 15 होगा। 15 पता नहीं, हो सकता है 15 होगा, पर वो भी एक्सपेंसिव पड़ रहा था बहुत। आइडियल तो वो भी नहीं होनी चाहिए, पैसा लो हिट मारो सिस्टम पे, और क्या। मतलब 5 करना है 15 करने होता है, हमारा हेडेक है ना। नहीं, आप टाइम तो सेट कर सकते हो। वो ये है कि किसी को चेंज, मतलब उसके यूज करते करते इशू नहीं आए कि चेंज हो गया। इसलिए अगर मान लो मेरा यूएस का क्लाइंट है, तो मैं इंडिया मॉर्निंग टाइम पे रिफ्रेश सेट करूंगा कि वो अगले दिन जब लॉग इन करे, या आफ्टरनून टाइम पे 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि उसकी 6 बजे की जब मॉर्निंग होगी, 8-8 बजे लॉग इन करेगा। और जब उसकी नाइट होगी, तब तक वो आपको सेम डेटा दिखता रहेगा एटलीस्ट, फिर रिफ्रेश होगा। वो इशू नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसे नाइट वाला प्रेफर कर। हम्म। नहीं, यूएस क्लाइंट्स आर वेरी डिसेंट एज क्लाइंट्स। ठीक है। सबसे इरिटेटिंग इटालियंस होते हैं, सॉरी। एक तो वो क्या क्या एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, समझ ही नहीं आता। और फिर उनके मतलब डिमांड्स अनरीजनेबल हो जाती है। बोलते हैं, एक तो उनके साथ प्रॉब्लम ये इटालियन क्लाइंट्स के साथ, कैन वी डू दिस, आई एम थिंकिंग आउट लाउड। थिंकिंग आउट लाउड इज अ स्टेटमेंट सेइंग कि मैं अभी अभी सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा हम कर सकते हैं। तब कभी उसने भी करा नहीं है कहीं। ठीक है, बस वो सोच रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। तो शायद ऐसा हो जाए तो वो ख्याली पुलाव वाली बात होती है कि कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। उनको उनके नंबर्स पता है। ठीक है, नंबर्स पता है, पर मेरे को ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ला के दो। अरे माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाई तो हम कहाँ से ला के दे, बट ला के दो। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यार कर देते हैं हम तो फिर मना कि भाई नहीं हो सकता, जाओ किसी और से करा लो। मतलब हाँ, अब उसमें भी आपकी हायरार्की होती है। काम हम उनके मिड लेवल सीनियर या इनके साथ कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो एमडी डायरेक्टर लेवल का साइन कर रहा है। ठीक है। अब वो कुछ और सोचे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ये इम्प्लीमेंट कुछ और करवाते हैं। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में सिंक नहीं है, और उसमें हमारी लग जाती है। वेरी इरिटेटिंग वैसे, बट ठीक, इट इज व्हाट इट सर इज। एक जेनरिक क्वेश्चन था हाँ। कि डैशबोर्ड बार बार बनाना पड़ता है या एक ही बार बना के वो रिफ्रेश होता रहता है अपने आप ओके, एज मतलब ठीक है, आई कैन पोटेंशियली आंसर दिस नाउ। कंसिडर इफ इट्स अ न्यू क्लाइंट, तो आपकी कंपनी जिस तरीके से डैशबोर्ड बनाती होगी, उसका टेम्पलेट, उसका थीम एक्सेट्रा, वो सब उसके पास होगा। इस जैसा कि आउटपुट्स क्या चाहिए, कैलकुलेशन क्या चाहिए, वो आपको नए से बनाना पड़ेगा। इफ इट्स एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो कुछ डैशबोर्ड तो ऑलरेडी होगा, अगर वो आपका बीएयू स्टेज पे जा चुका है, विच इज बिजनेस एज यूजुअल स्टेज। उसमें एनहांसमेंट्स ऑफ कोर्स आते आ सकते हैं बार बार। ठीक है, तो आपने कुछ चेंज कर दिया डैशबोर्ड में, हर बार
सेम क्लाइंट के लिए नया डैशबोर्ड विल बी अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, इट्स गोइंग टू हैव प्रॉपर। अब अपन इसको एसडीएलसी पे ले जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। कंसिडर डैशबोर्ड एज अ सॉफ्टवेयर। तो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, ठीक है, फिर फंक्शनल एनालिटिक्स लगाओगे, फिर टेक्निकल एनालिटिक्स लगाओगे कि क्या क्या पॉसिबल है। फिर उसको आप बीआरडीज और एफएसटीज में ब्रेक करोगे, विच इज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन। दिस कंप्लीट्स योर रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन में आप प्री प्री अल्फा अल्फा टेस्टिंग पे डालोगे, फिर बीटा टेस्टिंग पे डालोगे, फिर लाइव करोगे उसको। फिर आपके एनहांसमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं। फिर एनहांसमेंट्स में आप एनहांसमेंट्स डाल रहे हो कि बग्स डाल रहे हो, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी एक्सेट्रा, किस टाइप का इशू है, वो डाल के उसको वापस प्री अल्फा अल्फा बीटा टेस्टिंग के करके फिर लाइव करते हो। और ये साइकिल चलती रहती है आपकी पूरी। ठीक है, और इसको पीपल implement this by some process called an agile process। किसने का नाम सुना हो तो अजाइल का। अजाइल इज अ शॉर्ट टर्म 1 मंथ डिप्लॉयमेंट साइकिल प्रोसेस, जिसमें आप छोटे छोटे चेंजेस एनहांसमेंट्स एक्सेट्रा डिप्लॉय करके एक एक महीने की साइकिल बनाते हो। अजाइल इज रन बाय अ टूल कॉल्ड जीरा, और इट इज अ टेक्निक कॉल्ड स्प्रिंट्स। वन स्प्रिंट इज वन साइकिल, जो जनरली एक महीने की लोग रखते हैं। ठीक है, और उससे आपकी एनहांसमेंट डिप्लॉय होते रहते हैं। तो ये साइकिल होती है पूरी चलाने के लिए। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने एक लेट्स से मार्केटिंग किया है, ठीक? या डोमेन आप कोई भी बता दो, चलो सेल्स का है। अगर मेरा डेटा है तो मेरे पास अकाउंटिंग से फिगर्स हैं, मेरे पास मेरी साइड की सेल्स टीम से फिगर्स हैं, और ये दोनों फिगर्स बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के। अब यही फिगर्स मेरे को डैशबोर्ड पे भी देखने हैं, तो नंबर्स तो मुझे पता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग जगह से तो नंबर्स मेरे पास होंगे, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू राइट बीआरटीज एंड एफएसडीज व्हिच इज बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, उसमें आपके सारे लॉजिक्स पे डिस्कस होते हैं। टू कैलकुलेट दिस नंबर, डेटा फ्रॉम हियर विल बी यूज्ड विद दिस लॉजिक एक्सेट्रा टू गिव दिस एज आउटपुट। ये सब उसमें होता है, ताकि कोई भी बाद में ये नहीं बोले कि आपका लॉजिक गलत है। हाँ, बिल्कुल। इफ आई एम अ क्लाइंट आई विल कम विद एन ऑब्जेक्टिव। मोस्टली क्लाइंट्स के पास ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, बेस्ड ऑन कंसल्टिंग फर्म्स एक्सपीरियंस, वो बताती है कि आपके लिए ये केपीआईज इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ जो आउटपुट होता है, वो कंसल्टिंग टीम जो होती है, एक्सटर्नल टीम जो आपको जब डिप्लॉय करके दे रही है, वो उनको पता होता है कि उन्होंने डोमेन 50 और क्लाइंट के साथ देखा है, तो उनको पता है। ठीक? इसके बाद जब वो फर्स्ट लेवल आउटपुट बन जाता है, तब क्लाइंट अपनी आस मानता है कि मुझे ये चीजें चाहिए अब साथ में। तो पहले बता देता, ठीक है, पर पहले कभी नहीं बताएगा वो। बोलेगा पहले तो प्रोड्यूस व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। एंड कंसल्टिंग फर्म्स आर ओके विद दिस, क्योंकि उनको तो उनका पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो आदमी चार्ज करेंगे। सेम डबल एफर्ट मारते हो। नहीं, मैं कंसल्टिंग फर्म की बात कर रहा हूँ जो बना रही है डैशबोर्ड। वो कंसल्टिंग भी है साथ में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कई बार ये होता है कि कंसल्टिंग फर्म अलग होती है और डिप्लॉयमेंट फर्म अलग होती है, और क्लाइंट अलग होता है। तो कंसल्टिंग फर्म पीएमओ जैसे काम करती है, जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस या। हाँ, एक टाइम के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि सोते सोते बना लूंगा मैं। और जैसे एसक्यूएल में मेरे साथ यही होता है कि आप अनलेस कोई बहुत कुछ ट्रिकी आ गया, मतलब आई कैन वॉच अ मूवी एंड राइट अ क्वेरी, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्यूरेसी 90-95% की रहती है, अनलेस कोई ट्रिकी क्वेरी है जिसमें खराब हो जाती है, तो कर सकते हैं। क्योंकि वो दिमाग मोस्टली इट्स ऑन ऑन फिंगर्स मेमोरी कि क्या लिखना है मुझे, तो टाइम से हो जाता है। ठीक है, कुछ देखें इंटरव्यू क्वेश्चंस। टेस्ट गोरिल्ला ने चालू कर दिया बाबा। हाँ, पहले वो बता दो। हाँ,
ठीक है, और टर्म आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, चलो चाकू थिंग। ढूंढ के लाए हो क्या ऐसे ट्रिकी वाले? नहीं, अच्छी बात है यार, नॉलेज बढ़ती है। दिस इज वन रीजन व्हाई आई कम हियर। ठीक है, डेटा मास्किंग आई कैन एक्सप्लेन। और हाँ ठीक है, दिस आई कैन एक्सप्लेन। ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जाता है, जिसके अपन बात कर रहे थे। इसको अपन कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन है पहले अपन ये जो अपन दो तीन करें ना। सो फर्स्ट जो आपने बोला था क्वेरी फोल्डिंग, तो अभी अपन रिसर्च करते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या है, देखते हैं साथ में। क्वेरी फोल्डिंग इन पावर बीआई कह रहे थे आपने रिसर्च। हम्म जी बोल रहे हैं, जो जो भी आप पावर क्वेरी एडिटर में चेंजेस कर रहे हो, वो सारे के सारे काइंड ऑफ एसक्यूएल में कर लो। दैट इज द प्रोसेस। The Power Query engine translates the transformation steps into a query language that the data source can understand, like SQL for relational databases. वो तो अब अलग सिनेरियो है। Common transformations like filtering rows, removing columns, aggregations, merging, adding calculated columns, etc. क्लाइंट मशीन क्या? हम्म क्लाइंट मशीन ये क्लाइंट मशीन को एज अ सर्वर समझो, जब का वेब बेस्ड सर्वर है वहां पे डिप्लॉयड है। कंसिडर गूगल फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप जब अपना जीमेल एक्सेस करते हो, तो वो किसी एक इंटरनेट कनेक्टेड कहीं पे उनके डेटा सेंटर में रखा हुआ सर्वर है पूरा, जहाँ से आपका डेटा फेच होता है। सो फॉर गूगल, योर लोकल कैन बी ए क्लाइंट मशीन, और दैट वेब बेस्ड सर्वर जो उन्होंने बनाया है वहाँ पे डेटा सेंटर, दैट कैन ऑल्सो बी ए क्लाइंट मशीन। ठीक है, प्रेफर ये करते हैं कि लोकल सर्वर पे कुछ नहीं करें, तो आपकी लोकल मशीन पे कुछ नहीं होगा। इसको स्क्रिप्टिंग से आई कैन एक्सप्लेन बेटर। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो मान लो कि आपको कुछ चेंजेस या आपको कुछ कंप्यूटेशन करनी है ऑन अ यूआरएल जो आपका वेब पेज बना हुआ है। ठीक है, तब आपने जावा की स्क्रिप्ट लिखी है। अब जावा की या जावा स्क्रिप्ट जो आपको रन करनी है, वो आपने या तो सर्वर पे डाल दी कि जब यूजर उस पर लॉग इन करेगा, लॉग इन करते से सर्वर पे वो जावा का कोड रन होगा। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इट इज स्लो बिकॉज पहले वहां पे रन होता है, फिर आउटपुट बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है? एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, विच इज बेसिकली माई पीसी, मेरे पीसी के ही रिसोर्सेज यूज करके वो कोड रन होगा। तो वेब पेज के साथ वो कोड भी आता है एज अ पैकेट बन के। जब आप क्लिक करते हो, जो ऑपरेशन करते हो, वो ऑपरेशन आपके सिस्टम पर रन होता है। दैट इज फास्टर बिकॉज पैकेट्स का ट्रांसफर नहीं होता बाद में, बट आपके सिस्टम मेमोरी खाता है। सो इट्स ऑलवेज अ कॉल बिटवीन कि क्लाइंट साइड रखना है कि सर्वर साइड रखना है। ये सर्वर में स्पेस अनलिमिटेड है एक तरीके से, और कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव स्क्रिप्ट डाल दी क्लाइंट साइड के लिए, तो क्लाइंट का मशीन ही डाउन हो सकता है। ठीक है, सारी मेमोरी खा जाएगा। सो दैट इज व्हाट क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आर। ठीक है, ये तो मुझे भी और एक्सप्लोर करना पड़ेगा सर, बट इट सिंपली सेज कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन क्वेरी एडिटर आप करके ले आओ आपके सोर्स डेटा पे। सेकंड आपने बोला था डेटा मास्किंग। सो एज द नेम सजेस्ट, देयर इज नथिंग मोर रॉकेट साइंस इन दैट। जब भी आप डेटा आपका इंपोर्ट करते हो, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा कमिंग इन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एड्रेसेस, मोबाइल नंबर्स, पर्सनल डिटेल्स, ईमेल्स एक्सेट्रा।
जनरली ये जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स में आपका स्टार्ट लेटर एंड लेटर के बीच में एक्स 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 लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ डेटा मास्किंग रियली वर्क्स। तो वो आपको हर एक कॉलम को लाते समय मॉडिफाई करके लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स, पास हाँ, डेटा मास्किंग करके रखते हैं वो लोग। एज एन एनालिस्ट यू विल नॉट हैव प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। वो ऑलरेडी डेटाबेस में सब वो एक्स या क्रॉस होके रखा होगा और उसकी मैपिंग कहीं और पड़ी होगी पूरी, ठीक है। आपको सिर्फ मास डेटा ही मिलेगा, ठीक है। और क्या लिया था आपने? नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। स्पेल करो। हाँ, पी ए वर्टिबैक इंजन। गुड लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। यार अब आप ऐसे 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 एस पे लेके जाओगे तो कहाँ से चलेगा ये? सॉरी। कंप्रेसिंग स्टोरिंग एंड प्रीवियंग ऑफ डेटा। नहीं, ये स्टिल एसएसएस का पार्ट है, एनालिटिक्स इंजन का पार्ट है ये। पागल हो गया HCL। ना, आप इम्पोर्ट ही करा रहे हो पूरा। इम्पोर्ट मोड वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी मोड के बीच में, वर्टिफाइड वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी, इम्पोर्टिंग ऑफ डेटा वर्सेस डायरेक्टली राइटिंग द क्वेरी। सर टेक्निकली वो इन दोनों ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट और डायरेक्ट, ठीक है। इम्पोर्ट में डेटा यहाँ बन के आता है, डायरेक्ट में क्वेरी लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल अपन ने जब ये सेकेंड एक जो डायरेक्ट क्वेरी मारा था, which is this query 1, it is not in import mode, ये डायरेक्ट क्वेरी है। ये हमेशा क्वेरी रिफ्रेश करानी पड़ेगी, पर आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा नहीं। तो उसके लिए आपको आपका सोर्स सही करना पड़ेगा ना। एडिट क्वेरी पे जाके जो इसकी एसक्यूएल क्वेरी है उसको आपको रिफ्रेश एंड क्लिक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे चल रही है। हाँ, ठीक है। सो दिस क्वेरी इज द क्वेरी दैट यू इम्पोर्टेड, सॉरी। हाँ, डायरेक्ट क्वेरी पे लिखा हुआ था और उस पर आप रिफ्रेश कर सकते हो। हाँ, तो एसक्यूएल क्वेरी तो सेम तरीके से रीड करेगा ना। नहीं, तो इसमें वो डबल कोच और सिंगल कोच वाला इशू है ना, जो वो फंसता है वो। वहां पे एसक्यूएल की क्वेरी नहीं चलेगी फिर। पर यहाँ से जब क्वेरी एसक्यूएल में एग्जीक्यूट होने जाएगी तो वो एरर दे देगा, ठीक है। वो वो बहुत, मतलब मैंने उसको बहुत तरीके से ट्राई करा है, वो ब्रेक हुआ फिर, पर बाद में उसको कोई एक मेथड से करा था, वो याद नहीं आ रहा। पर बहुत घुमा फिरा के लिखी थी उसको, कैरेक्टर्स लिख के बना के करा था पूरा। सिंगल अपोस्ट्रोफी का शायद कैर 34 होता है, ये क्या होता है? हाँ हाँ, हर जगह यार। एक बात मान के चलो, जब भी आप कहीं एंटर करते हो, लेट्स से बीआई के लिए, तो वो आपको पहले आपको करंट डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स पर डालेंगे कि इसमें छोटे छोटे एनहांसमेंट्स करने हैं। जहाँ पे आप डैशबोर्ड ओपन कर करके स्टडी कर लेते हो कि यार ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या फंक्शन लिखे, दुनिया भर की चीजें। इसके बाद 6-8 महीने, एक आध साल बाद ऐसा होगा कि आप एक फ्रेश प्रोजेक्ट में डालेंगे जिसमें आपको बोलेंगे एक रिपोर्ट पेज बना दो। ऐसे करके 5 अलग अलग लोगों को 5 अलग रिपोर्ट बनाने होंगे, सेम डेटा यूज करके। सर इतना बजट होता है आपके पास? बहुत होता है। कंपनीज लाइक TCS, HCL, इन्फोसिस, जितना मेरी नॉलेज में है, ठीक है, इनके पास दिस समथिंग कॉल्ड अ बेंच। इफ यू आर नॉट अवेयर, कोई है अवेयर? बेंच होती है इन कंपनीज में।
पता है किसी को? सुना है ना बेंच के बारे में? बेंच क्या होता है सर? ये बेंच लिटरली बेंच होती है, ठीक है। बैठने वाला? हाँ, 5 मिनट्स का आपको बैकग्राउंड देता हूँ। सो ये बेंच का वर्ड कहाँ से आया? सो with respect to TCS I can tell you, but of course this is with the limited knowledge that I have. TCS में there is something called a RNG और रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है, जिसका काम होता है एम्प्लॉयज को करेक्ट प्रोजेक्ट में एलोकेट करना, ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। आरएमजी का जो मैनेजर्स यहाँ पे होते हैं, एनालिस्ट जो भी होते हैं, जो करते हैं पूरा HR वाला काम, इनके ऑफिस के बाहर एक बेंच लगी होती है, जहाँ पे जिसके पास प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं होता है वो एम्प्लॉय वहां के बैठता है कि मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए। ये बेंच कीवर्ड ही वहीं से निकला था। वो बंदे जो उसके ऑफिस के बाहर बैठे हुए बेंच पे, उनको बोलते हैं आई एम एट बेंच, कि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वहां से कीवर्ड आया था बेंच। अब इस बेंच को ऐसे यूज करते हैं कि अगर मेरे को 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं 110 हायर करूंगा, 10 मेरे बेंच पे रहेंगे, जस्ट 10% बेंच फॉर मी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो क्लाइंट 20 लोगों का पे कर रहा है, तो कंपनी 20 की जगह 22 लोग लगा के रखती है कि 2 लोग चले जाएंगे तो भी नॉलेज शेयरिंग है, तो बाकी जो 2 लोग एक्स्ट्रा वाले हैं वो एक्चुअल में आ जाएंगे, और तब तक मैं 2 और हायर करके उनको ट्रेन करता रहूंगा, ठीक है। तो वो उतना बफर उनके पास होता है। हाँ, 4-4 साल की रिसोर्स प्लानिंग होती है, 4 साल 5 साल की। जितनी बड़ी कंपनी उतनी टफ प्लानिंग हो जाती है, तो उनको तो और फोरकास्ट करना पड़ता है। 4 साल तक तो ये मान के चलो कि 3 से 6 महीने में हर इंसान बेंच से एक्चुअल प्रोजेक्ट में आ चुका होता है, आ जाता है। वो मान लो कि क्लाइंट उसके लिए पे भले ही नहीं कर रहा हो, वो 20 के 22 वाला सीन हो, वो कंपनी कर रही है, वो अपना एक तरीके से खुद का कॉस्ट बेयर कर रही है, लॉस बचाने के लिए, कि बाद में रिसोर्स कोई चला गया तो मेरे पास है जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट में चला जाएगा वो, और वो बेंच में काउंट नहीं होता, ठीक है। दैट इज हाउ दिस कंसेप्ट कम्स। तो 6 महीने 8 दिन तक ये होता है कि आपने करंट प्रोजेक्ट्स में देख लिया कैसे डिप्लॉयमेंट करा हुआ है, आपने 5 6 7 बहुत 2-3 रिक्वायरमेंट ऐसी है तो बहुत टाइट रिक्वायरमेंट है, और स्किल सेट बहुत किसी का तेज है, तो उसको करंट प्रोजेक्ट से निकाल के नए प्रोजेक्ट में डाल देंगे। इफ आई नो दैट दिस पर्सन कैन डू इट एंड द क्लाइंट इज वेरी डिमांडिंग, आई विल आस्क द मैनेजर ऑफ दैट प्रोजेक्ट कि मेरे को ये चाहिए, आप मेरे 2 रिसोर्स ले लो, चल जाएगा, और ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। चाहे प्रेशर हो, अगर मेरे को पता है वो कर सकता है और मेरे क्लाइंट डिमांडिंग है मेरे को कराना है, वो एक्सपीरियंस है, प्रेशर है। हाँ, बिल्कुल। 2 महीने का बेंच बहुत है यार। हाँ, तो अच्छी बात है। क्या करोगे बेंच पर रह के? बेंच पर वर्कलोड कम होता है मतलब? बेंच में वर्कलोड होता ही नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा ही नहीं। मतलब the employee gets paid without doing anything? यस, एम्प्लॉय गेट्स पेड टू सिट ऑन द बेंच। जस्ट फॉर मतलब अटेंडेंस लगाने की? हाँ, पर वो अटेंडेंस ऐसी होती है कि आप सुबह जाके उसको टाइम पे रिपोर्ट करते हो, और फिर हाँ शाम बस। को भी रिपोर्ट करते हो, और वो दिन में भी कभी फोन करके बुला लेगा कहाँ हूँ, ठीक है, हाँ तो कोई फायदा थोड़ी है। फायदा ही तो है, फिर काम ही नहीं है तो। कोई फायदा नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं होती। हाँ, तो वो फिर भी आप ट्रेनिंग पीरियड पे थे ना। बेंच मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, आप जाके सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हो, दैट इज बेंच। कंपनी पे कर रही है उसके लिए। हाँ, करती है। गूगल कर लो, किसी दिन आपको बेंच का मिलेगा रिस्पॉन्सेज, बेंच एट TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM एक्सेट्रा, तो मिल जाएगा। तनख्वाह उतनी हाँ, मिलती है, तनख्वाह कम मिलती है? तनख्वाह भी उतनी मिलती पूरी। सर जैसे जब फ्रेशर्स होते हैं एक्सपीरियंस हो तो सारे हम लोग ट्रांजिशन करते हैं डेटा वाली के लिए। तो ये नॉलेज तो हम लेके जा रहे हैं पावर BI SQL का पूरा, लेकिन वहाँ एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में कैसे नेविगेट होती हैं सारी चीजें? वो अपने आप सीख जाओगे साथ में, ठीक है, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई तरीका नहीं है, बस डाल के छोड़ देंगे और अपने आप सीखते रहो, ठीक है। इसकी बात कर रहा था मैं, RMG रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप की।
से पहले दिस इज नॉट ट्रू ऐसे। बट ये टीसीएस के लिए ऐसे ही सिमिलरली हर कंपनी में बेंच होता है। तो बट हाँ, टीसीएस का बेंच सबसे फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस मतलब टीसीएस में फेमस कोई है। लिमिट हाँ, नहीं है बहुत कि बहुत फेमस है टीसीएस का बेंच। मतलब मेरे कलीग हैं जो 2 साल से बेंच पे, बट देख वो लो, सैलरी, 2 साल से बेंच पे। बट कई कंपनीज ऐसी हैं जो एक दिन में भी बेंच पे नहीं बिठाती, वो निकाल देंगे आपको जैसे ही हाँ, प्रोजेक्ट नहीं होगा। कट जाएगी। ले ऑफ। टाटा ले ऑफ नहीं करता ना बहुत हाँ, जल्दी से। टाटा ले ऑफ नहीं करता। ठीक है। क्रॉस जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। मान लो रीजन वेस्ट वेस्ट यहाँ पे भी है और सेकंड में भी रीजन वेस्ट वेस्ट है, तो वो क्या 2 into 2 4 रिकॉर्ड्स बना देगा, विच कैन बी अ प्रॉब्लम मिनट में। तो वो फुल क्रॉस जॉइन नहीं है क्योंकि कॉमनैलिटीज पे बना रहा है, पर वो सबसेट्स का तो क्रॉस जॉइन बना ही देगा, विच इज अ प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, तो 2-3 चीज कर सकते हो। एक तो एडिट इंटरेक्शन जितने आपको नहीं चाहिए सब हटा दो, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, डिफॉल्ट रिफ्रेश ऑफ विजुअल्स बंद कर दो। ये वाला जो एडिट इंटरेक्शन होते हैं यहाँ पे, दूसरा डिफॉल्ट रिफ्रेश। सो कहाँ से आता है? हाँ, यहाँ से आप कर सकते हो पॉज, पॉज विजुअल्स। अगर आपने पॉज करके रख दिया है तो आपके बनाते बनाते रिफ्रेश नहीं होगा, तो फिर एक बार रिफ्रेश होके सेट हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचेगा। जैसे आप हर बार क्लिक करते हो वो बनना चालू हो जाता है, सारे अपडेट होना चालू हो जाते हैं, वो रुक जाता है इसमें, ठीक है। फिर आपको, फिर यार थर्ड जो है ऑप्टिमाइजेशन, वो तो फिर ये कि मान लो आपकी रिपोर्ट बन चुकी है, सब कुछ आप कर चुके हो, अब आपको ऑप्टिमाइज करना है। इन केसेस पे है कि आपका जो मेन डेटा है अगर वो बहुत हैवी है, तो डेटा के सबसेटिंग चालू करो, छोटे सबसेट्स करना चालू करो, ठीक है। उसके लिए आप समराइज टेबल बनाओ, कैलकुलेट टेबल बनाओ, दुनिया भर की चीजें बनाओ, पर उनको छोटी छोटी सेट्स में ब्रेक करो ताकि आप वो यूज करो। तो जब आपका डेटा अपडेट होगा, तब वो पहले समराइज अपडेट होंगे और उनके बेसिस पे विजुअल्स बनते रहेंगे, तो आपके स्लाइसर्स एक्सेट्रा सब कुछ वो कम डेटा पे काम करेगा। कम डेटा पे काम करे तो अपने आप स्पीड बनी रहेगी। हाँ, होने दो, हाउ डज इट मैटर? एक्स्ट्रा टेबल बनाने से मॉडल हैवी होगा, दैट इज ट्रू। हाँ, आप देखो, आप ये बोल रहे हो आप यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। डैशबोर्ड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आप यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम पावर बीआई लोड करोगे तो आपका डेटा रिफ्रेश होगा, करस्पॉन्डिंगली सारे समराइज टेबल्स रिफ्रेश हो जाएंगे। अब इन समराइज टेबल से जब आपका आउटपुट बन रहा है, तो वो आपका कम डेटा सेट पे बन रहा है। अगर मेरा स्लाइसर भी कम डेटा सेट पे काम करेगा, तो वो मेरा मेन डेटा सेट को हिट नहीं कर रहा। कम डेटा सेट पे हिट करने की वजह से वो जल्दी अपडेट करके देगा मेरे को आउटपुट, ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइम लोड होगा, जो रिफ्रेश साइकिल होगी वो स्लो होगी, क्योंकि एक तो मेन डेटा पहले अपडेट हुआ, उससे फिर मेरे सारे एक्स्ट्रा टेबल्स जो है ना वो अपडेट हुए। वंस दैट इज डन, देन माय डैशबोर्ड इज गोइंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिव। आप एसक्यूएल से सारा बना के ले आओ, उससे डैशबोर्ड ऑप्टिमाइज नहीं होगा, उससे आपका डेटा फेचिंग ऑप्टिमाइज होगा, या कैलकुलेशंस, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर इन एसक्यूएल, यू कैन डू बेटर कैलकुलेशंस, बट योर यूजर एक्सपीरियंस विल नॉट गेट ऑप्टिमाइज। वो हैवी करेगा, उसको अगर आप कंप्रेस करके लाते हो, जैसे वो इसकी बात कर रहे थे ना, जो वर्टीपैक की बात कर रहा था, उसमें कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है।
बट लेट्स से मैं रॉ डेटा नहीं लेके आया, मैंने क्वेरीज ऐसी लिखी कि मैं एग्रीगेटेड डेटा लेके आ रहा हूँ. So now Power BI has limited data to process. Rather than raw data and aggregating in Power BI, I'm getting aggregated data inside Power BI. If your data is less to process, then of course your dashboard will be faster. वेरी सिंपली हेवी डेटा की वॉल्यूम कम करनी है. जो विजुअल में प्रोसेस हो रहा है डेटा, उसकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए. तो या तो आप सोर्स की वॉल्यूम कम कर दो, या सोर्स लाने के बाद और टेबल्स बना दो जिसकी वॉल्यूम कम हो जाए, ताकि विजुअल जल्दी रिफ्लेक्ट करें. तो कल जो रोल्स डिफाइन करे थे उसकी वजह से भी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प. रूल्स की वजह से ऑप्टिमाइजेशन, मतलब थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है ये, क्योंकि रोल्स आपका एडिशनल फिल्टर की लेयर्स ऐड करेगा. So even though the data is less to process, there will be a lot of data to filter out. वही क्वेश्चन था, वो सब फिल्टर आउट करेगा फिर. हाँ, तो जो फिल्ट्रेशन का टाइम होगा वो एडिशनल होगा, प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाएगा. टैबलो वर्सेस पावर बीआई प्लीज यार रट लेना. ठीक है, मतलब ये तो पूछेंगे पूछेंगे सब. पावर क्वेरी एंड पावर पिवट. सेल्फ सर्विस. जैसे टैबलो पर टैबलो में ऑप्टिमाइजेशन के लिए कहता है एलओडी का भी यूज किया जाता है, तब होनी चाहिए. जो फंक्शंस लिख रहे हो आप. हाँ, इसमें भी पावर बीआई में मतलब डैक्स कम होना चाहिए, मेजर्स जो हम बना रहे हैं वो कम होना चाहिए. यार मेजर्स तो एक्चुअली स्पीड बढ़ाता है पावर बीआई. इट इट प्रोसेसेस फास्टर इफ इट्स अ मेजर rather than a डायरेक्ट कॉलम. तो यहाँ तो अगर आपने बेस लेवल मेजर लिखे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी रिजोल्यूशन की. टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. ठीक है, स्लाइसर्स की बात नहीं कर रहे, हम फिल्टर्स की बात कर रहे हैं. ऑटो, मैनुअल, एक्सेट्रा. जो बेसिकली मेन पूछे जाते हैं वो होते हैं फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस रिपोर्ट, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस. ये वाले फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इधर बात कर रहा हूँ. सर रिपोर्ट और डैशबोर्ड में सब रिपोर्ट इज वन पेज, डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस टुगेदर. एक जब आप, so you publish a dashboard, right? You don't publish a report. So the dashboard comprises of all the pages together. So theoretically सोच लो, आप किस चीज को पब्लिश कर रहे हैं. आप अगर प्रेजेंटेशन देते हो तो यू प्रेजेंट अ डैशबोर्ड. अ डैशबोर्ड कैन हैव मल्टीपल पेजेस, राइट? मल्टी आप टिपिकल प्रेजेंटेशन की बात करो. ठीक है, तो जो पीपीटी अपन बनाते हैं उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं. ठीक है? और जो शेयर होता है उसको वो लोग डैशबोर्ड टर्म करके शेयर करते हैं. प्लीज फाइंड अटैच द डैशबोर्ड. जो एक प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसे मल्टीपल पेजेस होते हैं. इफ आई हैव टू रिलेट इट बैक, योर मल्टीपल पेजेस आर देयर इनसाइड अ डैशबोर्ड. टैबलो में भी आप सेम करते हो. एक पेज जो है वो डैशबोर्ड है. All pages combined together is dashboard. I am sharing a dashboard with you. I am sharing all pages with you together in a dashboard format. वो सिंगल पेज रिपोर्ट है. Single page is a report. ठीक है, अगर आप इसका भी हेडर देखोगे, इट्स अ रिपोर्ट व्यू एंड दिस इज वन पेज एट अ टाइम. In a dashboard view, you should see all reports together. In all honesty, the terms are interchangeable. ठीक है, लोग कुछ भी इसको किसी भी तरीके से बोलते हैं, बट जनरली जब आप डिस्कशन करते हो तब उसको बोलते हो लेट मी प्रेजेंट द डैशबोर्ड और लेट मी शेयर द डैशबोर्ड विद यू. अब वो एक पेज का है या मल्टीपल पेज का है, वो उसके लिए डैशबोर्ड ही है.
फिर माइक्रो सर्विसेज एक बार देख लेते हैं। इतनी थोड़ी बोली थी। वेरी सिंपली, जो आप एक्सेल में विजुअल्स बना रहे हो, जो आप पावर पॉइंट विजुअल बना रहे हो, if a if a clustered column chart in Excel exists, it uses more or less the same structure that exists in Power BI. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ री इन्वेंट नहीं करा है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, एक चार्ट का विजुअल बनाया, वो जो उसका कोड लिखा, और उसमें दोनों ऑप्शंस दे दिए। इफ इट इज गेटिंग यूज्ड इन पावर बीआई, एक्सेप्ट डेटा इन दिस फॉर्मेट, इफ इट इज यूज्ड इन एक्सेल, एक्सेप्ट डेटा इन दिस फॉर्मेट, और उसके बेसिस पे विजुअल बन जाता है। ठीक है। सो ऑल ऑल माइक्रोसॉफ्ट टूल्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो सर्विस फॉर्मेट, जिसमें हर फंक्शनैलिटी का एक ब्रॉडर ग्रुप होगा सर्विसेज का। जैसे इनने लिस्ट करा हुआ है विजुअल्स के लिए, विजुअलाइजेशन सर्विस, डेटा मैनेजमेंट की सर्विस जो आपको रिपोर्ट प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है, डेटा इंजेक्शन की सर्विस जो आपका गेट डेटा साइड है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका पावर क्वेरी एडिटर वाला जो है। ऑल these services together makes your final Power BI as a tool. Some of these services are used in another tool of MS Excel also. ठीक है, some in PowerPoint also, so on and so forth. चल नहीं पाए ना, आए तो हैं, चल नहीं पाए। यार देखो, माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज तो यही है, पैसा बहुत है एक तो, ठीक है, और दूसरा मतलब यहाँ तो मतलब सब माइक्रोसॉफ्ट पे ही है। 90% अगर ज्यादा हो गया, बट 50-60% जनता तो है ही माइक्रोसॉफ्ट पे। आउटलुक सब यूज कर रहे हैं, विच इज माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। एक्सेल से कई लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं। गूगल ने शीट्स बनाया, इट फेल्ड हॉरिबली, नहीं चलता। अमेजोन ने इंटरनल यूज के लिए खुद की शीट्स बनाई, वो भी ढंग से काम नहीं करती। इट्स नॉट एप्पल एप्पल वाले स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, so it's not a very good, यूज कौन करेगा, इतना महंगा है एप्पल। ठीक है, कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस विल नेवर गो फॉर एप्पल, कि होते क्या कॉस्ट पे पागल हो जाएंगे फिर। तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट पे टिके रहेंगे, और यही है मेजर वर्कफोर्स। पर एप्पल को तो मतलब नहीं है, एप्पल मासिस को तो वैसे भी कैटर नहीं करता। एप्पल को तो है ही वो इलीट क्राउड, तो उसको मतलब नहीं इन सब टूल से। वो बोलेगा जिसको चाहिए होगा बीआई या टैबलो, वो या तो टैबलो ले लेंगे, तो नहीं लेंगे वो एक दूसरा लैपटॉप सिर्फ बीआई के लिए ले लेंगे, और एप्पल वाले एप्पल पे टिके रहेंगे। है ना, मतलब एप्पल रईसों की चीजें यार, सीधी बात है। सब्सक्रिप्शन के पास इतना होगा तो सॉफ्टवेयर का कि आप दूसरी मशीन एक्चुअली, और टैबलो का भी यही लिमिटेशन है कि एक्सपेंसिव बहुत है वर्सेस आप बीआई। अब यार ये तो कंपनी स्ट्रैटेजी से बियॉन्ड माय पे ग्रेड, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कंपैटिबिलिटी का इशू भी है, बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं है टैब, कैन वर्क, बट इतना सीमलेसली नहीं है माइक्रोसॉफ्ट टूल से जितना बीआई, ऑफ कोर्स, बिकॉज बनाई ही वैसा सोच के है। एक टाइम पे बीआई ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, फिर इन्हें 3-4 साल बहुत मेहनत करी पावर बीआई पर, बहुत इंप्रूव करा है। नाउ इट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन अगेन। अपडेट होते हैं नेक्स्ट मंथ और हाँ तो हाँ तो मतलब पैसा बहुत है ना माइक्रोसॉफ्ट के पास, 2 डेवलपर और खरीद लेगा।
ये रहे आपके मेजर कंपोनेंट, पावर क्वेरी, पावर व्यू, पावर पिवट, पावर मैप जो आपका मैप्स यूज करने के लिए, एक पावर क्यूएन है जो आप डबल क्लिक करके क्यूएन ओपन करते हो, ठीक है। बाकी आपका वेबसाइट, डेस्कटॉप, एक्सेट्रा ये सब है। पावर मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे? पावर ऐप सारी हो जाएगी। तो पावर ऐप्स का मतलब ये कि आपको पावर क्वेरी एडिटर भी यूज करना आना चाहिए, पावर पिवट भी यूज करना आना चाहिए, मैप्स का फीचर्स पता होना चाहिए, ये Q&A is the pseudo AI. So all these power features, ये माइक्रो सर्विसेज आर टर्म्ड एज पावर एप्लीकेशंस, ठीक है। एक और पावर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जो हम यूज कर रहे थे, फैब्रिक इज ऑल्सो देयर, नो बट देयर इज वन मोर, forgetting the name actually. सर पावर पिवट क्या था? जो पिवट टेबल्स वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो पावर पिवट एप्लीकेशन पे बेस्ड है। अरे लिस्ट करना है भाई, इतना एक्सप्लेन नहीं करना। देखते हैं, ज्यादा एआई भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। और कोई important question में, if I can recollect, let me just came through the list. Two tables, power to calculate function in DAX. Oh wait, I have to share you a list of DAX also, right? Star versus Snowflake schema also I'll explain. ये स्केल में कर दूंगा, एक्सप्लेन में। Power BI. Churn ratio. Churn ratio is as good as मैं attrition बोलने वाला था। बेसिकली टी एन टी माइनस वन कंपेयर करके आप ये बताते हो कितना ड्रॉप हो गया, दैट इज व्हाट चर्न इज। जैसे एचआर में लूंगा मैं, तो पिछले महीने तक 100 एम्प्लॉइज थे, इस महीने लेट्स से 90 हो गए, सो माय चर्न इज व्हाट 100 बाय, सॉरी 10 बाय 100, दैट इज द चर्न ऑफ दिस मंथ। अब इसको लोग एनालाइज कर देते हैं, तो अगर एक महीने में 10% का मेरा हुआ है चर्न, ठीक है, तो एनालाइज रेशियो में क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा, इंटू 12 कर दूंगा मैं, ठीक है। दैट इज एनालाइज चर्न फॉर मी। यही चीज अगर मैं दूसरे दूसरे कंटेक्स में या दूसरी इंडस्ट्री में इसको डिफॉल्ट भी बोलते हैं। चलिए एक बार फाइल दोबारा शेयर कर सकते हैं। कौन सी वाली फाइल, दोनों? तो सेकेंड कंसेप्ट अपना चर्न का डिफॉल्ट रेशियो में आप बोल सकते हो। मान लो ये भी कस्टमर्स नहीं बोल सकते, पिछले महीने तक आपके पास जो रिकरिंग कस्टमर्स थे 700 रिकरिंग कस्टमर्स है, इस महीने उन 700 में से 10 ने ऑर्डर नहीं करा, तो आपका चर्न क्या हो जाएगा, 100/700, दैट इज द रेशियो। अगले महीने आप देखोगे तो आपके 690 कस्टमर्स थे, अभी मैं रिकरिंग की बात कर रहा हूँ, न्यू एडिशंस की बात नहीं कर रहा। इसमें मेरे मान लो उस पिछले महीने 50 नए कस्टमर किया है, तो फॉर माय करंट मंथ आई हैड 690 which were recurring plus 50 which makes it 740,
Out of this 740, another 20 drop. So 20 by 740 is my churn ratio. ऐसे करके मैं churn ratio over time ट्रैक करता हूँ. The idea है churn ratio मेरा कम होना चाहिए, which means I have my recurring customers. Discount देगी. HR के टर्म में सैलरी बढ़ाएगी या लेट्स से वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट ऑन पेपर करती है, या तो फिर इस तरह की चीजें लाके देंगे आपको, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम, इसमें मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जिम मेंबरशिप, हाँ ऑफ साइट, वो तो खैर नाम रिकॉर्डिंग बंद होने पर बताऊंगा. 4 प्रोजेक्ट और देखो ESOPs आर वेरी मतलब वेरी स्पेसिफिक से यूज. जैसे अभी जोमेटो की न्यूज 330 करोड़ की ESOPs इस बार निकालेगा उनके एम्प्लॉइज के लिए, डिपेंडिंग ऑन स्टेजेस तो स्केल होते जाएगा. ऑफ कोर्स पर सर ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो ये थोड़ी होते हैं इंडिया में जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, गिग होते हैं गिग वर्कर्स आप बोल रहे हो, जितने भी जैसे उबर, ओला, एक्सप्रेस हो गया, these are all called as contractual laborers. पार्टनर्स भी थर्ड पार्टी बट कॉन्ट्रैक्चुअल, क्योंकि जैसे ये एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे, ऑन करंट पेरोल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएंगे, इनको सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स देते हैं. ठीक है, फिर वो वर्किंग आवर्स डिफाइन करना, फिर वो उनका पे डिफाइन करना, मिनिमम वेज पे लेके जाना, कंपनी बेच दुनिया भर की चीजें, तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया. सारे बेनिफिट हमें ठीक है, स्टार स्नोफ्लेक अपन एसक्यूएल में देखते हैं. चलो ब्रेक लें थोड़ा.